विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर और आज प्रहार में सबसे पहले बात होगी दुनिया की नई कूटनीति की दिशा की। आज जापान की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत ऐसे वक्त में हुआ है जब वैश्विक राजनीति में हलचल है। ये सिर्फ एक राजनयिक यात्रा नहीं बल्कि उस भारत की दस्तक है जो वैश्विक राजनीति में दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक बन चुका है। अमेरिका की धमकियों, टैरिफ की तलवार और दबाव की राजनीति के बीच भारत ने खामोशी से लेकिन असरदार तरीके से जवाब दिया है। ऐसा जवाब जिससे वॉशिंगटन में बेचैनी है और एशिया में नए समीकरण बन रहे हैं। कैसे भारत अब सिर्फ खेल का हिस्सा नहीं बल्कि खेल का नियम तय करता है, डिटेल में आपको बताएंगे। दूसरी खबर उस डर की जो पहली बार अमेरिका के चेहरे पर साफ दिख रहा है। अमेरिका अब हर मंच पर हड़बड़ाया हुआ है। व्हाइट हाउस ट्रेड एडवाइजर पीटर नोवेरो कह रहे हैं कि भारतीय डॉलर से रूस का तेल खरीदा जा रहा है, इसलिए 50% टैरिफ लगाओ। यानी दिक्कत तेल से नहीं है, दिक्कत मोदी के फैसलों से। लेकिन जवाब साफ है कि भारत को कोई नहीं बताएगा कि किससे खरीदे, क्या खरीदे और कितना खरीदे। और यही अमेरिका की सबसे बड़ी हार भी है। अमेरिकी अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी है वो ब्रिक्स को और मजबूत बना रही है। हालात ऐसे हैं कि अमेरिका की अपनी ही फर्म्स कह रही हैं कि भारत नहीं झुका है और उल्टा निवेश भारतीय शेयरों की तरफ भाग रहा है। यानी ट्रंप के टैरिफ का वार अमेरिका पर ही भारी पड़ रहा है, ये अमेरिकी ही कह रहे हैं। कैसे ये आर्थिक जंग ट्रंप को ही डुबो रही है, डिटेल इस पर भी देंगे। तीसरी खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान आज उसी मोड़ पर खड़ा है जहां उसके हुक्मरान हाथ फैलाए खड़े हैं, लेकिन सामने दरवाजे बंद हो चुके हैं। कभी वॉशिंगटन, कभी रियाद, कभी IMF तक सब जगह से झिड़कियां मिल रही हैं। और आपको बताएं कि अब अमेरिका में जिस तरह से F-16 का इस्तेमाल होता था, F-35 का इस्तेमाल होता था, जिसको लेकर पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें करता था, अब वो विमान धराशायी हो रहे हैं। सुपर पावर के ये सुपर फाइटर्स कैसे फ्लॉप शो बन चुके हैं, इस पर भी पूरी डिटेल आपको देने वाले हैं। और साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे IMF से भी अब पाकिस्तान की जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी खत्म होने वाली, क्योंकि वहां पर भी अब भारत का दबदबा कायम हो रहा है। बात संभल की भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात नए ग्लोबल बैलेंस के निर्माता भारत की करने जा रहे हैं। प्रहार की शुरुआत कर रहे हैं उस खबर से जो भारत से ज्यादा अमेरिका में देखी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप तो टीवी पर आंखें गड़ाए बैठे हैं। दरअसल पीएम मोदी जापान के दौरे पर पहुंचे हैं और वहां क्या हो रहा है तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए, जहां अमेरिका के F-16 फाइटर प्लेन का जनाजा निकला है। पोलैंड में एयर शो के दौरान ट्रंप का ये फाइटर प्लेन किस तरह से जमीन पर आकर गिरा है, ये गौर से आप देखिए। कुछ ही सेकंड्स में पूरी तस्वीर बदल गई और सुपर पावर का ये सुपर फाइटर जेट कैसे धराशायी हुआ है तस्वीर में आपने देखा। एक तरफ फाइटर प्लेन का जनाजा निकल रहा है तो दूसरी तरफ जापान में मोदी की जय जयकार हो रही है। जापान दिल खोलकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहा है और ये तस्वीरें ट्रंप को सबसे ज्यादा परेशान कर रही होंगी। वजह भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी का जापान में किस तरह स्वागत हुआ ये तस्वीर आपको दिखा रहे। तस्वीर देखिए। हम सब डायस्पोरा, भारतीय इंडियन डायस्पोरा को उन्होंने एक मौका दिया है अपना फीलिंग दिखाने का कि हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। It was so impressive. Like I was surprised that. भारत सतगुरु आंगने आया रे मैं वारी जाऊं रे। तो पीएम मोदी के स्वागत में बड़े तो बड़े बच्चे भी उनका इंतजार करते नजर आए। इस तस्वीर में आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का पूरी दुनिया में किस तरह का क्रेज है।
पीएम मोदी ग्लोबल लीडर हैं और ये उसका सबूत है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे तिरंगा लिए प्रधानमंत्री से मुखातिब हैं और बता रहे हैं कि वो कैसे उत्साहित है प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने से। ये तस्वीर देखिए, छोटा सा बच्चा यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैन। पीएम मोदी ने जापान से आज बहुत कुछ ऐसा कहा है जो कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना की तरह है। पीएम मोदी ने भारत की ग्रोथ स्टोरी को जिस तरह से बताया, ट्रंप को आज अच्छे से समझ जरूर आया होगा। आप पीएम मोदी के इस बयान को सुनिए। आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिसी में पारदर्शिता है, प्रिडिक्टेबिलिटी है। आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। वैश्विक ग्रोथ में भारत 18% योगदान दे रहा है। भारत की कैपिटल मार्केट्स में अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने भी पीएम मोदी की मौजूदगी पर किस तरह भारत के टैलेंट की तारीफ की है और इसका काशी कनेक्शन क्या है, वो भी सुनिए। जापान की उन्नत तकनीक और भारत की उत्कृष्ट प्रतिभा एक दूसरे की पूरक है, जिससे हमारे आर्थिक संबंधों में विस्तार हुआ है। कई जापानी कंपनियां मेक इन इंडिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आज हमारी कंपनियों के बीच नए सहयोग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर होना जापान की भारत में और निवेश करने और सहयोग को मजबूत करने की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह स्पष्ट प्रमाण है कि हम धीरे धीरे अपनी आपूर्ति श्रृंखला को हमारे दोनों देशों के इर्द गिर्द केंद्रित कर रहे हैं। मैं भविष्य में हमारे द्विपक्षीय सहयोग को और विकसित होते देखना चाहता हूँ। 6 साल पहले मैं वाराणसी गया था और वहाँ कुछ वास्तव में मेहनती लोगों से मिला। मैं भारत के विकास के लिए ऊर्जा से अभिभूत था। भारत और जापान जब एक साथ एक मंच पर आए तो इससे यह साफ हो गया कि भारत ने ट्रंप के 50% टैरिफ का 100% स्पष्ट जवाब दे दिया है। ये बयान सुनिए। जापानी कंपनियों ने भारत में $40 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। मात्र पिछले 2 वर्षों में $13 बिलियन का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है। JBIC कहता है कि भारत सबसे प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन है। जेट्रो बताता है कि 80% कंपनियां भारत में एक्सपांड करना चाहती है और 75% ऑलरेडी मुनाफे में है। यानी इन इंडिया कैपिटल does not just grow, it multiplies. प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये भी बताया कि किस तरह पूरी दुनिया सिर्फ भारत की तरफ ही देख रही है, बल्कि उसकी रफ्तार को नोट भी कर रही है। S&P ग्लोबल ने 2 दशक बाद भारत के क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड किए हैं। द वर्ल्ड इज नॉट जस्ट वॉचिंग इंडिया, इट इज काउंटिंग ऑन इंडिया। जापान में मोदी की जय, नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार। जापान में आपका हार्दिक स्वागत। ट्रंप की टैरिफ वाली टाई टाई। ग्लोबल साउथ बोला बाय बाय। दुनिया बदलावों के दौर से गुजर रही है। बदलावों की इस क्रिया में चाबी लगाने का काम ट्रंप के टैरिफ ने किया। दूसरी तरफ चुप्पी पर भी माथापच्ची चल रही है।
वो चुप्पी जो चुपचाप महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। और जब चुप्पी एक तरफा हो तो दूसरी तरफ क्या हाल होता है हम सब देख ही रहे हैं। बौखलाहट, हताशा, खींच, इस आस में कि चुप रहने वाला एक सीमा के बाद तो मुंह खोलेगा। चुप्पी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इतना बड़ा हथियार हो सकती है, शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। वहीं सीमा की बात करें तो 25% का बेस टैरिफ भी भारत ने देखा, अब एक्स्ट्रा 25% भी देख रहे हैं। डेडलाइन से एक दिन पहले तक डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर कराने की रट भी जारी रखी और कुछ मिर्च मसाला भी जोड़ते रहे। कहने लगे हमने तो साफ बोल दिया कि इतना टैरिफ लगाएंगे कि दिमाग चकरा जाएगा। सोचा होगा कि अब शायद सामने वाला झुक जाएगा, रूसी तेल ना लेने की कस्में खाएगा। उन्हें क्या पता, आपदा में अवसर खोजने वालों से उनका पाला पड़ा है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, हमारे उस लक्ष्य की तरफ एक बड़ी छलांग है। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100 देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। भारत ने ट्रंप की टैरिफ वाली टाई टाई का कोई जवाब नहीं दिया। पीएम मोदी ने तो फोन उठाना भी जरूरी नहीं समझा। अमेरिका अपना माल पहले की तरह भेजता रहे। हमारे जिन सामानों पर दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ अमेरिका ने लगाया है उसे भी हम ही देख लेंगे। खामोश प्रहार से अमेरिका पस्त है। अमेरिकी मीडिया 25% एक्स्ट्रा की सीमा पार होने के बाद ट्रंप को ही कोसने लगी है। अगर आप संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत से बड़े टैरिफ द्वारा बंद कर देते हैं, भारत को अपने निर्यात के लिए दूसरे स्थान खोजने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज पीएम मोदी की जापान यात्रा को देखने के बाद ट्रंप को किस तरह मिर्ची लग रही होगी आप ये समझ सकते हैं। लेकिन ट्रंप का इलाज करने के लिए अब नींबू और शिकंजी की बात क्यों की जा रही है, ये आपको बताएंगे। ट्रंप दरअसल बाज नहीं आ रहे और तैयारी अब हमारी तरफ से कर ली गई है। लेकिन उससे पहले ट्रंप के लफाज दोस्त पीटर नोवेरो की बात करना जरूरी है, क्योंकि ये आज एक बार फिर बोले हैं और कहा है कि भारत पर टैरिफ लगाना सही है, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदकर उसकी मदद कर रहा है और यूक्रेन में शांति का रास्ता भी दिल्ली से होकर गुजरता है। अब नोवेरो के इस बचपने को क्या नाम दिया जाए उसकी बात फिर कभी करेंगे। लेकिन एक बार फिर नोवेरो उसी अंदाज में बौखलाए हुए से बयान देते दिखाई दिए। लेकिन उससे पहले चलिए आपको जरा ये तस्वीर दिखाते हैं, जहां समझिए कि ट्रंप का चाटुकार पीटर नोवेरो अमेरिका को किस हाल में ले आया है। आज भारत से लेकर अमेरिका तक ट्रंप का विरोध हो रहा है और कभी अमेरिका के अच्छे दोस्त रहे भारत में उन्हीं का विरोध कैसे शुरू हो गया। ये तस्वीर देखिए, चौतरफा विरोध का सामना डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। भारत में अलग अलग जगहों पर ये प्रदर्शन चल रहे हैं, उसी की तस्वीर दिखा रहे हैं। तो तस्वीर आपने देखी, एक तरफ ट्रंप का भारत में जमकर विरोध हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में खुद उनके पत्रकार ट्रंप पर हमलावर हो चुके हैं। अमेरिका में पत्रकारों का साफ कहना है कि ट्रंप से बड़ी मिस्टेक हो गई है। कहना चाहता है कि भारत जब विश्वगुरु बनने का राह में चल रहा है उस समय भारत को ये सब चीज से डरा के शायद भारत का ऊपर एक थ्रेट पैदा करने का कोशिश किया जा रहा है। पर हम लोग ये भी स्पष्ट करेंगे कि भारत ये नया भारत है जो कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का ऊपर निर्भर नहीं करता है। हमारा यहाँ पर उत्पादित ऐसा बहुत द्रव्यादि है जो पूरे विश्व में बहुत सारे देश ऐसा है, बहुत सारे कंट्री ऐसा है जो हम लोग से परचेस करने के लिए तैयार है और वहाँ पर हम लोग का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट है उसका मांग बहुत ही ज्यादा है। तो ये स्पष्ट है कि अभी का भारत जो लोकल फॉर वोकल का दावा रखता है, लोकल फॉर वोकल का होके काम करता है और मेक इन इंडिया का तहत जो काम बृहद स्तर में मोदी जी का नेतृत्व में किया जा रहा है और भारत वर्ष में किया जा रहा है, इसको सराहनीय कार्य है। उस पल में जब अमेरिका भारत की ओर मुड़ता है और कहता है कि तुम रूस से तेल अभी खरीदना बंद करो वरना हम तुम पर 50% का टैरिफ लगाएंगे बजाय 25% की। और एक भारतीय राजदूत ने मेरे साथ यहाँ बैठकर एक साक्षात्कार किया। एक दिलचस्प व्यक्ति मूल रूप से एक जवाब के साथ वापस आए और यही उन्होंने मुझे भी बताया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो कर रहा है वो अन्यायपूर्ण है, अनुचित और गलत, और हम ये तय नहीं होने देंगे कि हम किससे खरीद सकते हैं और किससे नहीं।
देखिए, अमेरिकी पत्रकार तो ट्रंप को डांट लगा रहे हैं, लेकिन उनके साथ ही वहां के अर्थशास्त्री भी ट्रंप के बचपने पर उनका मजाक बना रहे हैं। ट्रंप को आगाह भी कर रहे हैं कि अभी भी अपनी गलती मान लो, वरना ये इस गलती की सजा पूरे अमेरिका को भुगतनी पड़ेगी। मैं आपको कुछ सरल आंकड़ों के साथ बताऊंगा। कुछ सरल आंकड़े आपने हमें दिखाया। राजदूत बरात, लेबनान में ये संयुक्त राज्य अमेरिका है जो एक छोटे मध्य पूर्वी देश से बात कर रहा है। ये भारत नहीं है। भारत अब संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जनसंख्या के हिसाब से पृथ्वी पर सबसे बड़ा देश है, जो चीन को पीछे छोड़ चुका है, जो पहले उस स्थान पर था। अगर आप संयुक्त राज्य अमेरिका या मिस्टर ट्रंप द्वारा भारत के खिलाफ इन धमकियों के साथ क्या कर रहे हैं, जो रूस के साथ लंबे ऐतिहासिक संबंध रखता है, सोवियत संघ के दिनों में और इसके बाद से आप एक बहुत अलग प्रतिद्वंदी के साथ खेल रहे हैं। ट्रंप को आगाह करने के साथ ही अमेरिका के जाने माने अर्थशास्त्री रिचर्ड वुल्फ ने ट्रंप को चेतावनी भी दी कि उन्होंने भारत से पंगा लेकर खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। उनका ये बयान सुनिए। अगर आप संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत से बड़े टैरिफ द्वारा बंद कर देते हैं, भारत को अपने निर्यात के लिए दूसरे स्थान खोजने होंगे। लेकिन जैसे रूस ने दूसरी जगह ढूंढी अपने ऊर्जा को बेचने के लिए, भारत अपने निर्यात को बेचेगा, अमेरिका नहीं, लेकिन ब्रिक्स के बाकी हिस्सों को। और आप क्या कर रहे हैं? ब्रिक्स को एक और बड़े, ज्यादा एकीकृत और सफल आर्थिक विकल्प को विकसित कर रहे हैं। पश्चिम के लिए, जैसे आपने कहा, एक ऐतिहासिक पल, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो कुछ मजाक के साथ देखेंगे। ये होगा संयुक्त राज्य अमेरिका का ये दृश्य जो दुनिया के कठोर व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा है, जबकि वास्तव में वो खुद के पैर में गोली मार रहा है। ट्रंप के टैरिफ को लेकर सिर्फ वहां के पत्रकार या अर्थशास्त्री नहीं, बल्कि अमेरिका की एक बड़ी ब्रोकिंग फर्म भी खुलकर उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। क्या कहा है, ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल आपको देते हैं। अमेरिकी ब्रोकिंग फर्म जेफरीज का दावा है कि ट्रंप ने रूस तेल खरीद को लेकर टैरिफ नहीं लगाया। टैरिफ की वजह सीज फायर पर मोदी का इंकार है। भारत ने मध्यस्थता को नहीं स्वीकारा और ऐसे में ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार का मौका नहीं मिल पाया। अमेरिकी ग्राहकों को भारतीय शेयर बेचने से उन्होंने रोका, भारतीय शेयर और खरीदने की सलाह दी। जेफरीज ने कहा है कि यू टर्न ट्रंप ले सकते हैं, ऐसे में भारतीय शेयर और खरीदें। ये सलाह जेफरीज की तरफ से दी गई है, क्योंकि ट्रंप को जिस तरह से हम एक तरह से डिक्लाइन कर रहे हैं, ऐसे में ट्रंप को अब यू टर्न लेना पड़ेगा अगर भारत से बात बनाकर रखनी है तो। ट्रंप के टैरिफ का जवाब भारत ने स्वदेशी अंदाज में दे दिया है, तो वहीं वर्ल्ड ऑर्डर में मची खलबली भी ट्रंप के लिए एक इशारा है। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप को अब शायद समझ आ चुका होगा कि भारत वो है जो आपदा को भी अवसर में बदलने की क्षमता रखता है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में महंगाई बढ़ने और गरीबों की हालत खराब होने की बात की जा रही है। एक्सपर्ट इतिहास देखकर और डरे हुए हैं। अमेरिका की हर चाल फेल हुई है। जब गेहूं रोका तो हरित क्रांति आ गई। जब पहला परमाणु बम फोड़ा और प्रतिबंध लगे तो थोरियम को ही फ्यूल बना लिया। जब क्रायोजेनिक रोका तो इसरो ने PSLV बना लिया। अब हम GST रिफॉर्म से ही टैरिफ वॉर की हवा निकाल देंगे। वैसे भी तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक टैरिफ से हमारी GDP को महज 0.1% का नुकसान होगा, लेकिन स्वदेशी और गैर अमेरिकी बाजार हमारे लिए तैयार हैं। जापान की उन्नत तकनीक और भारत की उत्कृष्ट प्रतिभा एक दूसरे की पूरक है, जिससे हमारे आर्थिक संबंधों में विस्तार हुआ है। कई जापानी कंपनियां मेक इन इंडिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। चुप्पी की मार और हमारी चाल अब अमेरिका को झेलनी होगी। वैसे भी ट्रंप की सरकार बिना भारत का नाम लिए एक दिन भी नहीं चल रही। हमारा ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ाने में चुटकी भर योगदान ट्रंप भी दे रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध अगले स्तर पर था, जो परमाणु युद्ध बनने वाला था। उन्होंने पहले ही 7 जेट मार गिराए थे। ये जोरों पर था। मैंने कहा, आप व्यापार करना चाहते हैं, अगर आप लड़ते रहे तो हम आपके साथ कोई व्यापार या कुछ और नहीं करेंगे। आपके पास इसे सुलझाने के लिए 24 घंटे हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, अब कोई युद्ध नहीं हो रहा। मोदी की चर्चा और हर एक कदम पर अमेरिकी नजर और तेज रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो और बीजिंग में एक के बाद एक टॉप लेवल मीटिंग करने वाले हैं।
और जापान के साथ व्यापार को पीएम मोदी आकार देने उतरे हैं। भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा है। मेट्रो से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, सेमीकंडक्टर से लेकर स्टार्टअप्स तक, हर क्षेत्र में हमारी साझेदारी आपसी विश्वास का प्रतीक बनी है। अब अगले 4 दिन काफी रोचक हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मोदी की होने वाली मुलाकात पर व्हाइट हाउस सख्ते में है। उधर व्लादिमीर पुतिन अलास्का की एक एक बात मोदी को बता चुके हैं। फिर बीजिंग में मिलना भी होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जापान भी पहुंच गए हैं। शिंजो आबे के साथ 2014 से दोस्ती की जो कहानी लिखी, उसे शिगेरू इशिबा के साथ आगे बढ़ाएंगे। आज की तारीख में भारत और जापान इंडो एशिया क्षेत्र में स्थिरता के 2 स्तंभ हैं। रिश्ते किसी स्वार्थ के मोहताज नहीं, न ही आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़। भगवान बुद्ध की सांस्कृतिक विरासत पर फला फूला रिश्ता बुलेट ट्रेन की गति से आगे बढ़ रहा है, जिसका इतिहास 74 साल पुराना है। दूसरी तरफ 50% टैरिफ लगाए जाने के बावजूद भारत को ना झुकता देख अब ट्रंप के सहयोगी और ज्यादा आयात शुल्क लगाने की धमकी दे रहे हैं। उनकी धमकियों के बीच भारत खामोश है और शांत रहकर रणनीति को अंजाम दे रहा है। अब वो रूस, चीन, ब्राजील समेत ग्लोबल साउथ के देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करने में जुटा है, जिससे ट्रंप टैरिफ की वजह से अमेरिका निर्यात ना हो सकने वाले अपने उत्पादों को इन देशों में बेचकर नुकसान से बचा जा सके। इंडिया इज द स्प्रिंग बोर्ड फॉर जापानीज बिजनेसेस टू द ग्लोबल साउथ। तीनों देश मिलकर कितनी ताकत रखते हैं, इसे कुछ पॉइंट्स में समझते हैं। भारत, रूस, चीन की सामूहिक जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से $54 ट्रिलियन है, जो पूरी दुनिया के इकोनॉमिक आउटपुट का 1/3 है। तीनों देशों की आबादी 3.1 अरब है। पूरी दुनिया की आबादी लगभग 8 अरब है। तीनों देशों के पास पूरी दुनिया की 38% विदेशी मुद्रा है। सामूहिक मिलिट्री बजट लगभग $550 अरब है, जो पूरी दुनिया के डिफेंस बजट का 20% है। चीन मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर है, रूस एनर्जी सोर्स का बड़ा सप्लायर है और भारत सर्विस सेक्टर का सुपर पावर है। इन आंकड़ों को देख ट्रंप की तिलमिलाहट बढ़ने वाली है, क्योंकि मौजूदा हालातों में नया क्वाड सामने दिखाई दे रहा है। चीन से निपटने के लिए भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर इसका गठन किया, लेकिन ट्रंप के चाल चलन से इसकी प्रासंगिकता ही कटघरे में है। तो क्या इसका स्वरूप बदल सकता है? अगर भारत, चीन, जापान और रूस मिल जाएं, तब भी क्वाड बना रहेगा। दुनिया जितनी तेजी से घूम रही है, कुछ भी संभव है। और जैसा कि पीएम मोदी के लिए कहते हैं कि मोदी हैं तो मुमकिन है, तो शायद वर्ल्ड ऑर्डर का ये नया रंग रूप आने वाले समय में मुमकिन दिखाई दे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ट्रंप के टैरिफ बम का पता बदल चुका है। ये निकला भी अमेरिका से था और फटा भी अमेरिका में ही है। इस पर सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। दादागिरी है भारत के ऊपर, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी बोल चुका है कि हम दबाव में नहीं आएंगे, अपना काम करेंगे। तो हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, जो उनका एक नारा है कि वोकल फॉर लोकल, कि हम लोग वोकल फॉर लोकल में जाएंगे। यहाँ का जितना भी है प्रोडक्ट है हम खरीद ले, और जितना भी हमारा जो हम लोग छुट्टी मनाने के लिए बाहर जा रहा है, वो छुट्टी मनाने से हमारा भारत में, अपना देश में मनाए बस। ये अमेरिका ने जो किया वो बहुत गलत किया है, अनजस्टिफाइड है। जो उन्होंने वजह बताई है, जो उनका हम लोगों के ऊपर आरोप है, वो सरासर गलत है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपने तेल का निर्यात उन देशों से कर रहे थे जिनको अमेरिका ने ऑब्जेक्शन दिखाया। ट्रंप को स्वदेशी अंदाज में जवाब देने का फॉर्मूला भी सामने आ चुका है, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि ट्रंप का इलाज नींबू शिकंजी से किया जाएगा। सुनिए। स्वदेशी का पालन करना यानी क्या है? जो घर में बनता है वो बाहर से नहीं लाना।
गर्मी के दिनों में आप अच्छा नींबू की शिकंजी बनाकर खा सकते हो, वे पी सकते हो। तो कोका कोला और क्यों लाना, या स्प्राइट भी बाहर का पेय क्यों लाना। तो आपने देखा किस तरह का जवाब दिया। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का नींबू शिकंजी वाला इलाज जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ का कटोरा छीनने की नौबत आ चुकी है। कैसे, ये बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले वापस F-16 की वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीर देखिए जहां पर किस तरह इसका जनाजा निकला है। आप देख सकते हैं कि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी अमेरिका के इन फाइटर जेट्स का यही हाल कई बार हो चुका है। पोलैंड में एयर शो के दौरान F-16 कैसे धड़ाम होता है, कैसे इसमें ब्लास्ट होता है, आग का गोला बन जाता है और पायलट की मौत हो जाती है। तो एक तरफ पोलैंड में F-16 धड़ाम हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ अलास्का में F-35 जमीन पर जा गिरा था, जिसके बाद अब उसकी जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि उसके लैंडिंग गियर्स में पानी जम गया था, जिसकी वजह से वो हादसा हुआ। तस्वीर अलास्का के F-35 हादसे की भी आपको दिखा रहे हैं, और जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी मिली कि लैंडिंग गियर्स में बर्फ जम गई थी, जिसके चलते वो ब्लॉक हो गए और इतनी बड़ी घटना हो गई। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2006 में पहले टेस्ट फ्लाइट के बाद से लेकर आज तक इस अमेरिकी फाइटर जेट में 16 बड़े हादसे और तकनीकी फेलियर सामने आ चुके हैं। ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी आपको देते हैं कब कब यह हादसा हुआ। 31 जुलाई 2025 को देखिए कैलिफोर्निया में होता है पहले, इसके बाद 29 जनवरी 2025 को अलास्का में होता है, 28 मई 2024 में अल्बुकर्क न्यू मैक्सिको में हुआ था, 15 सितंबर 2023 में दक्षिण कैरोलिना में हुआ था, 29 जनवरी को 2022 को दक्षिण चीन सागर में हुआ था और 19 अक्टूबर 2022 में यूटा में हुआ था। 2018 की भी तारीख सामने आई, 28 सितंबर की, जब दक्षिण कैरोलिना में हुआ। नवंबर 17 2021 में भूमध्य सागर में हादसे का शिकार हुआ था। 2020 में भी फ्लोरिडा में हुआ, 2019 में जापान में हुआ, 2018 में फिर से दक्षिण कैरोलिना में, 3 बार तो दक्षिण कैरोलिना में हो चुका है, 2014 में फ्लोरिडा में हुआ। ये F-35 के आंकड़े हैं। अब आप समझ सकते हैं कि भारत क्यों डील नहीं करना चाह रहा था F-35 की। भारत नहीं प्रेफर करता है, और ये शायद भारत पहले ही समझ गया। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अब बात संभल की करते हैं। संभल में जो कुछ हुआ, जो रिपोर्ट कहती है 450 पन्ने की, वो बताती है कि ये डेमोग्राफिक बदलाव सिर्फ एक 24 नवंबर की भड़की हिंसा का नतीजा नहीं, बल्कि बार बार की गई प्लानिंग का नतीजा है। जो एक खुलासा हुआ है वो हैरान करता है। और आज तो योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी बता दिया कि ये सोची समझी साजिश का नतीजा है, जिसका हिसाब किताब तैयार किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, पहले उन्हें सुनिए। संभल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है, और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज एक डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी, और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन सीधे जुड़ रहे हैं, जो इस खबर को लगातार कवर करते रहे। जतिन, अब योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि जिन्होंने डेमोग्राफी बदली, अब उनके यहां से रफा दफा होने का समय आ गया है, क्योंकि अब तस्वीर बदलने वाली है। बिल्कुल, देखिए, और ये योगी आदित्यनाथ न्यायिक आयोग ने जो रिपोर्ट दी उसके बिना पर कह रहे हैं, और डाटा है इसको लेकर 24 नवंबर से पहले यानी कि आजादी के बाद और 24 नवंबर तक संभल में कुल 15 दंगे हुए। 24 नवंबर को जोड़ ले तो उसको मिलाकर कुल 16 दंगे हुए। इन 16 दंगों में अभी तक 208 जो हिंदू है वो मारे गए, और यही सबसे बड़ा कारण है कि 47 तक जो हिंदुओं की आबादी 45% थी, वो 2025 पहुंचते महज 15% तक ही रह गई है। सबसे बड़ा कारण इसमें दो ही है। एक ये कि लोगों में डर
डर का माहौल, और दूसरा जो दंगे होते हैं उसमें चुन चुनकर हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हिंदुओं की आबादी संभल के अंदर बेहद कम होती हुई नजर आई। और संभल वो जगह जिसका हमारे इतिहास में, हमारे पुराणों में जिक्र है कि संभल में विष्णु के 10वें अवतार को आना है और उसको लेकर, कल की भगवान को लेकर तमाम जो धाम है वो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो डेमोग्राफी चेंज हुआ उसको लेकर प्रशासन बहुत अलर्ट मोड पर है। जो हिंसा हो रही है उसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। योगी आदित्यनाथ का बहुत क्लियर मैसेज है कि इससे पहले की जो सरकारें रही, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने यूपी में राज किया, इसके अलावा कांग्रेस ने यूपी में राज किया, तो कहीं ना कहीं उपद्रवियों की हिम्मत बढ़ी। ना सिर्फ कार्रवाई हिंदुओं पर की गई बल्कि जो आरोपी थे उनको भी शह दी गई। और ये बिल्कुल क्लियर है न्यायिक आयोग की उस रिपोर्ट में कि डेमोग्राफिक में तो बदलाव हुआ ही, लेकिन 24 नवंबर को जो हिंसा हुई उसके अंदर अगर प्रशासन नहीं होता तो हिंदुओं का नरसंहार हो सकता था, हिंदुओं के कत्ल हो सकते थे। और यही जब हमने डीएम संभल से अब से थोड़ी देर पहले बात की तो उनका साफ कहना था कि प्रशासन ने पूरी कोशिश की ताकि नवंबर में जो हिंसा हुई उसमें किसी भी हिंदू के घर को या किसी भी हिंदू को कोई नुकसान ना पहुंचे, और उसको लेकर आगे भी कवायद जारी है। जतिन, आप हमारे साथ बने रहेगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे। बता दें, संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट लीक हुई और संभल हिंसा पर न्यायिक रिपोर्ट में बड़े खुलासे हैं। आतंकियों की लिस्ट का संभल कनेक्शन अब सामने आ गया है। यूएस की टॉप 10 लिस्ट में संभल का आसिम उमर बताया जा रहा है, उसका नाम बताया जा रहा है। संभल से भारतीय उपमहाद्वीप का यह अलकायदा चीफ है और अब तक संभल से निकले 6 आतंकियों की पहचान हो चुकी है और बाकायदा आईएसआई से भी संभल के आतंकियों का कनेक्शन निकला है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन लगातार जुड़े हुए। जतिन, ये खुलासे तो हैरान कर रहे हैं, आतंकी कनेक्शन संभल में पनप रहा था, बढ़ रहा था। बिल्कुल, देखिए, और यही कारण है कि न्यायिक आयोग ने इसका भी जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया और वो रिपोर्ट इस समय यूपी सीएम के पास है, जिसमें ये साफ तौर पर लिखा गया कि संभल को एक तरीके से आतंकिस्तान के तौर पर तैयार किया जा रहा था। रिपोर्ट में गजवाए हिंद का भी जिक्र किया गया कि संभल में एक समुदाय अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है और यही कारण है कि हिंदुओं की संख्या बहुत तेजी से घटती हुई चली गई और वो 15% तक पहुंच गई है। आपको याद होगा अफगानिस्तान में यूएस ने जब एयर स्ट्राइक किया गया था और अलकायदा के जिस आतंकी कमांडर को मारा गया था वो संभल का ही रहने वाला था। और संभल में कितने आतंकी, चाहे वो आईएसआईएस के हो, अलकायदा के हो, जैश के हो, उनका कोई ना कोई सरकरा का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं संभल से निकलता हुआ नजर आ रहा है। और 24 नवंबर को जो हिंसा हुई उसके भी विदेशी तार के सबूत प्रशासन के पास है। चार्जशीट जो दायर की गई थी उसमें भी साफ तौर पर बताया गया था कि कैसे संभल के अंदर जो एक तरीके से आतंकी है वो पनप रहे हैं, आईएसआई के मंसूबों को आगे फॉलो किया जाता है, फंडिंग को लेकर सवाल खड़े हुए थे और जिन गोलियों का इस्तेमाल किया गया वो भी विदेश की ही थी। तो कहीं ना कहीं विदेश में बैठे जो आतंकी है वो किस तरीके से संभल की धरती का और यहाँ के लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं और यही सबसे बड़ा कारण है, चाहे वो आतंकिस्तान को लेकर हो या गजवाए हिंद को लेकर हो, प्रशासन अलर्ट मोड जिसकी तह तक अब जाने की कोशिश होगी। बहुत शुक्रिया जतिन जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो संभल की हिंसा कोई अचानक भड़की चिंगारी नहीं बल्कि डेमोग्राफिक बदलाव की सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। और अब 450 पन्नों की रिपोर्ट इस साजिश के हर पन्ने को खोलती, कब दंगे हुए, कैसे भड़काए गए, किस तरह एक एक परिवार को डरा कर भगाया गया है, बता रही है। ये रिपोर्ट सिर्फ एक शहर का सच नहीं बताती बल्कि ये चेतावनी है कि अगर साजिश को रोका नहीं गया तो नक्शे पर और न जाने कितने संभल खड़े हो जाएंगे। प्रशासन न होता हिंदुओं का कत्लेआम होता। अगर ये पुलिस ना होती तो सब मारा जाता। वो तो जुम्मे की नमाज और कड़ी सुरक्षा का घेरा। आज संभल की हर गली में पुलिस, हर चौराहे पर सीसीटीवी की नजर और हर कदम पर फोर्स की तैनाती दिखी। 24 नवंबर की हिंसा पर न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट आने के बाद जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा का घेरा कस दिया था। जुम्मे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई, लेकिन ये शांति सघन तैनाती और रियल टाइम मॉनिटरिंग की वजह से संभव हो पाई। 16 सेक्टर में जोन वाइज डिप्लॉयमेंट की गई, 225 सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी गई। सत्यव्रत चौकी में बना मास्टर कंट्रोल रूम, नाइट विजन कैमरे और गलियों पर लगातार निगरानी रखी गई। लॉ एंड ऑर्डर पर विशेष फोकस रहा। दोनों पक्षों से लगातार नवंबर से ही संवाद जारी है। देखिए, आज फ्राइडे है और हम लोग रूटीन में यहाँ प्रॉपर डिप्लॉयमेंट रखते हैं, उसी के अंतर्गत यहाँ डिप्लॉयमेंट है। और बीपीएससी है, हमारी सिविल पुलिस है, हमारे गस्टेड ऑफिसर्स हैं, हमारे इंस्पेक्टर्स हैं, हमारे कप्तान साहब और डीएम साहब का निर्देश है, उसके नेतृत्व में सारी चीज़ डिप्लॉय कर रखी है। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी क्लोज मॉनिटर कर रहे हैं। पूर्णतः शांति व्यवस्था है, कहीं कोई ऐसा कोई इनपुट नहीं है किसी प्रकार गलत चीज़ में।
24 नवंबर की वो तारीख जब जामा मस्जिद के बाहर हिंसा की आग भड़की, पुलिस पर पत्थर चले, गाड़ियां जलाई गईं। इसने संभल को हमेशा के लिए दहला दिया। अब इसी दंगे की जांच रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई है। 3 सदस्यीय आयोग की लगभग 450 पन्नों की रिपोर्ट केवल एक दिन की नहीं, दशकों का पैटर्न पढ़ती है। कब कब दंगे हुए, किस तरह भड़काए गए और किन क्षेत्रों में बार बार तनाव पैदा हुआ। ये दस्तावेज दंगों के स्रोत, रूपरेखा और तरीके पर केस स्टडी है। 20 नवंबर को हुई संभल में हिंसा के बाद न्यायिक आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। उस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि संभल की डेमोग्राफी सन 47 से 2025 तक कितनी बदली। सन 47 में संभल में जो हिंदू आबादी 45% थी, अब वो घटकर 15% तक पहुंच गई है और लगातार पलायन का जो सिलसिला है वो संभल से जारी है। इस रिपोर्ट के जरिए सबसे बड़ा संकेत डेमोग्राफिक शिफ्ट का मिला। स्थानीय दावों और रिपोर्ट के हवाले से कभी हिंदू आबादी करीब 45% बताई जाती थी, जो अब लगभग 15 से 20% तक सिमटने की बात सामने आई है। इस गिरावट के पीछे लंबे समय का पलायन, सुरक्षा, भय और दबाव मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। मानों का साफ तौर पर कहना है कि कोई भी पलायन नहीं हुआ, लेकिन आप लोग कह रहे हैं और डाटा भी ये बोलता है कि 45 से 15% तक रह गए। उनका कहना है कि रोजगार ढूंढने के लिए बाहर गए, उसको आप लोग पलायन कह रहे हैं। नहीं, ऐसा उनका कहना गलत है, क्योंकि देखिए आप सबसे बड़ा उदाहरण देखें कि बनवारी लाल जी मामा जो थे, उनका पूरा परिवार यहाँ से पलायन किया, तो और वो आर्थिक रूप से सक्षम थे, उनका बहुत बड़ा व्यापार यहाँ पर था। ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। ये जो इनने एलआईयू वालों ने रिपोर्ट दी है वो सही दी है। 3 परिवार 3 दशक की कहानी कहते हुए एक ही डर का कारण बता रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 1947 से अब तक यहाँ 15 बार बड़े दंगे हो चुके हैं। 1978 में 184 हिंदुओं की बेरहमी से हत्या हुई और तब से पलायन की रफ्तार थमी नहीं है। इन गवाहियों में बार बार वही दर्द उभरता है, हिंसा के बाद पलायन और पलायन के बाद डेमोग्राफी का बदलना। संभल के आज के सच की पूरी कहानी बताता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब इसको लेकर क्या सरकार कदम उठाती है, क्या फैसला लेती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी?